नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में हमने भाषा दर्शन पर एक श्रृंखला की शुरुआत की है। आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मित्रों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने भाषा दर्शन की विषय वस्तु और उसके विस्तार पर प्रारंभिक चर्चा शुरू की थी और आज की इस परिचर्चा में हम इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाषा की आंतरिकता एवं बाह्यता पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो इस विषय हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमृत। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आपको पहले से ही ज्ञात है, हम अपने पिछले 2 व्याख्यानों में इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि भाषा दर्शन का में क्या क्या ऐसी विषय वस्तु हो सकती हैं, ऐसे क्या क्या सब्जेक्ट्स, ऐसे क्या क्या थीम्स हो सकते हैं जो हम स्टडी करते हैं। उसके अंतर्गत हमने जाना कि भाषा जो कि हमें मेनली लगता है कि केवल वार्तालाप का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और उससे अधिक कुछ नहीं, और वह सुचारू रूप से सदैव हमें कार्य करते हुए दिखाई पड़ता है। उसमें हमने जाना कि यदि हम उसको में दर्शन की दृष्टि से देखें तो बहुत से सारी ऐसी दार्शनिक समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं जिनके उत्तर पाना दर्शन शास्त्र में वांछनीय है। इसी परिचर्चा के अंतर्गत हमने जाना कि भाषा को स्टडी करने के लिए मेनली 3 मेन थीम्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है उसको प्रैग्मेटिक तौर पर हम देखें कि भाषा का जो कार्य है मेनली वह है कम्युनिकेट कर पाना का। हमारे पास हमारे पास कुछ कहने के लिए होता है, हमारे पास कहने के लिए कोई विचार होता है, उसको हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाषा का जो क्षेत्र है और जो भाषा में जो विभिन्न दार्शनिक समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, वे ये हैं कि किस प्रकार से एक विचार जो हमारे मनस में, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, उसको हम किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। किंतु उसके अतिरिक्त जो दूसरा एक मेन स्फेयर है, एक मेन विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम भाषा के विभिन्न आयामों पर चर्चा कर सकते हैं, वह है सीमेंटिक्स। अर्थात जो विभिन्न शब्द होते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हम जो अपना कथ्य होता है, जो हमारे मन में विचार होता है, उसको दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। उस शब्द का अर्थ कहाँ से, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसका अर्थ कहाँ से आता है, इस प्रकार का जो अर्थ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, क्या किसी शब्द का क्या अर्थ सही कहलाएगा, क्या उसका कौन से ऐसे अन्य अर्थ हैं जिनके अंतर्गत उस शब्द को प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसे थीम्स हैं, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम सीमेंटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त एक तीसरा स्फेयर जिसके विषय में हमने पिछली बार जिस डिस्टिंक्शन के बारे में हमने बात की, प्रैग्मेटिक, सीमेंटिक्स एंड सीमेंटिक्स। सिंटैक्स के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वाक्य विन्यास जो होता है, किसी वाक्य में अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, भाषा का एक अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, अगर हम वह स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करें तो वह जो अमुक सेंटेंसेस, वाक्य या जो शब्द जो हम गढ़ते हैं, उनका वे ग्रामेटिकल तौर पर, व्याकरणीय तौर पर अमान्य सिद्ध किए जा सकते हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत हम भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में आज हम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा की ओर दृष्टिपात करेंगे। इस विषय में हमने परिचर्चा का एक छोटा सा प्रारंभ अपने पिछले व्याख्यान में किया। उसी चर्चा को आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए आज हम
भाषा का जो भाषा को एक प्रैग्मेटिक एक्टिविटी के रूप में देख करके एक ऐसी एक्टिविटी जो जिसमें कि हमारा मेन काम जो होता है दूसरे तक अपने विचारों को कम्युनिकेट करना होता है, वह किस प्रकार संभव हो पाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब इस पर जैसे कि हम बहुत संक्षिप्त में पहले ही जान चुके हैं कि इस क्षेत्र में यदि हम चर्चा करें तो मुख्य दो प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं, और इस पर चर्चा में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम केवल इंडिविजुअल फिलोसोफर्स को इंडिविजुअल फिलोसोफर्स के विषय में ना बात करके एक थीम के अंतर्गत विभिन्न फिलोसोफर्स के बारे में बात करें। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो एक जो मेन प्रमुख समस्या जो हमारे सामने आती है वह ये है कि क्या भाषा जो है आंतरिक रूप से ही अर्थ को जन्म देने में सक्षम है, क्या शब्द किस प्रकार से किसी कथ्य को गढ़ पाते हैं और उसको संप्रेषित कर पाते हैं। यह जानने के लिए क्या हमें केवल भाषा की ओर ही देखना तथा इस ओर देखना कि किन कंडीशंस में यदि भाषा के अंतर्गत भाषा में कुछ कहा जाए तो वो किस प्रकार से अर्थपूर्ण हो जाता है, क्या हम उसको भाषा को इंटरनली ही और उसको एक मनस में किस प्रकार से हम शब्दों को गढ़ते हैं तथा संप्रेषित करते हैं, केवल उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम स्टडी करें और यदि हम ये कहें कि जो भाषा है उसके अंदर किस प्रकार से संप्रेषण संभव हो पाता है, किस प्रकार से अपने विचारों को आबद्ध करना संभव हो पाता है, यदि इस विषय में एक जो मत है वह यह है कि यह देखने के लिए कि किस प्रकार विचार जो है हमारी भाषा में आबद्ध हो पाते हैं तथा संप्रेषित हो पाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा, श्रोता द्वारा या रीडर द्वारा समझ लिए जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें केवल भाषा की जो हमारे जो कम्युनिकेशन की जो कंडीशंस हैं और कम्युनिकेशन में किस प्रकार से जो हमारा एक कथ्य होता है, जो इंटेंशन होता है कुछ कहने की, हम उसको किस प्रकार शब्दों में गढ़ पाते हैं, केवल भाषा के इन्हीं आयामों का यदि हम अध्ययन कर पाएं और एक विश्लेषण कर पाएं तो हम इसका उत्तर देना, इन प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए संभव हो पाएगा। एक प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस परिप्रेक्ष्य से हम टैकल कर सकते हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये हो सकता है कि भाषा जो है वह एक अर्थ निर्धारण की भी प्रक्रिया भी है। जब मैं कोई शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो बिना संसार की ओर इंगित किए हुए, बिना सांसारिक वस्तुओं को, संसार में जो इतनी विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, संसार में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, हम हमेशा उन्हीं के विषय में बात करते हैं। यदि वे न होती तो शायद भाषा की आवश्यकता भी ना होती। तो यदि हम भाषा में किसी एक शब्द के विषय में बात करते हैं तो हम केवल उन कंडीशंस के बारे में ही नहीं बात करते जिन कंडीशंस के अंतर्गत उस शब्द का एक अर्थ संभव हो पाता है तथा उसका संप्रेषण संभव हो पाता है, बल्कि किसी भी इस प्रकार की परिचर्चा में कुछ दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि हमें ये इस विषय पर भी परिचर्चा करनी होगी कि किस प्रकार एक अमुक शब्द किस प्रकार से वस्तुओं की ओर इंगित कर पाता है। जैसे कि यदि हम कहें, हम कोई शब्द इस्तेमाल करें, जैसे कि हम कहें फर्नीचर। फर्नीचर जो शब्द है वो हमें पता है कि संसार की कुछ वस्तुओं के समूह की ओर इंगित करता है। तो जैसे ही हम एक शब्द बोलते हैं तो उसी दौरान हमारे लिए उसका अर्थ जानना इस प्रकार संभव हो पाता है यदि हम ये समझ पाएं कि किन वस्तुओं की रेंज को, किन वस्तुओं के समूह को उस अमुक शब्द से इंगित किया जा सकता है। यानी कि वह जो शब्द है वह
किस प्रकार से कुछ अमुक वस्तुओं का, कुछ एक अलग प्रकार की वस्तुओं का की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, या किस प्रकार से वह उन वस्तुओं को एक क्लास के अंडर ला पा रहा है, एक अर्थ निर्धारण उनका किसी परिप्रेक्ष्य में कर पा रहा है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं ये दोनों ही एक परिप्रेक्ष्य हैं भाषा की जो दार्शनिक समस्या है उसको प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के तौर पर, और इसको इन दो अलग अलग प्रकार के जो परिप्रेक्ष्य हैं भाषा के अध्ययन की ओर, इनको अंग्रेजी में कहा गया है इंटरनलिज्म वर्सेस एक्सटर्नलिज्म। इंटरनलिज्म के विचार के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जो भाषा के अंतर्गत जब कभी हम कुछ कहना की कोशिश करते हैं तो भाषा में कुछ एक आंतरिक रूप से शब्दों तथा उनके अर्थों का एक ताना बाना होता है, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस यदि हम ध्यान में रखते हुए वो कंडीशंस फुलफिल होती हों तो शब्द जो हैं वो हमारे विचार को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। जबकि जो एक्सटर्नलिज्म या एक्सटर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके अंतर्गत जो भाषा है वह मेनली संसार की ओर, जो संसार की जो वस्तुएं हैं उनकी ओर इंगित करती है, और यहाँ पर एक प्रीसपोजिशन है रियलिज्म की कि जो संसार है वह एक वास्तविक संसार है जिसके अंदर वास्तविक वस्तुएं हैं, और उन्हीं को इंगित करने के लिए, उन्हीं के विषय में बात करने के लिए, उन्हीं के बारे में बात करने के लिए ही भाषा बनी है। और एक्सटर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान करके चलते हैं कि संसार में कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम अपनी इंद्रियों द्वारा देख पाते हैं, तथा उन तथ्यों को देखने के बाद हम कुछ शब्दों के माध्यम से, शब्दों के जरिए हम प्रतिज्ञप्तियां तैयार कर पाते हैं, और वो प्रतिज्ञप्तियां सही या गलत कहलाती हैं इस बात पर डिपेंड करते हुए कि क्या वास्तविकता में वे तथ्य को संप्रेषित कर पा रही हैं या नहीं। इस प्रकार का व्यू मेनली कुछ जो इनिशियल ब्रिटिश फिलोसफर्स थे उन्होंने दिया, जिनमें कि बर्ट्रैंड रसल का नाम प्रमुख है। तो इस विचार के अंतर्गत जो संसार है वह एक प्रकार से तथ्यों का समूह है, जैसे कि लुडविग विटगेनस्टाइन ने कहा कि द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स। उन्होंने ट्रैक्टेटस में कहा कि वर्ल्ड इज अ टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स, अर्थात जो संसार है उसको हम केवल कुछ तथ्यों के समूह के रूप में देख सकते हैं। यानी कि जो संसार है उसमें बहुत सारे एक प्रकार से अनगिनत तथ्य हैं, स्थितियां हैं, और उन्हीं के विषय में हम भाषा में बात करते हैं। तो ये जो वस्तु स्थितियां हैं, जो फैक्ट्स हैं वर्ल्ड में, जिनको कि हम सामूहिक रूप में संसार कहते हैं, उन्हीं तथ्यों को हम अपने इंद्रियों द्वारा देख पाते हैं, तथा देखने के पश्चात उनके विषय में बात करने के लिए हम प्रतिज्ञप्तियां गढ़ते हैं, हम वाक्य बनाते हैं, तथा वे वाक्य, किंतु क्योंकि भाषा जो है वह एक एब्स्ट्रैक्ट माध्यम है, और भाषा में जो भी हम कहते हैं, जो तथ्य हैं उनका सही या गलत होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तथ्य जो हैं वे तथ्य हैं। अगर तथ्य जो है अगर वह फॉल्स हो तो वह तथ्य ही नहीं रह जाएगा। तथ्य का अर्थ ही ये है whatever is the case, जो भी एक्चुअल स्थिति, जो भी वास्तविक स्थिति संसार में है, एक्चुअल केस जो संसार में है वह तथ्य कहलाता है। तो तथ्यों का गलत या सही होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
जो वास्तविक स्थिति है संसार में वही तथ्य कहलाती है। किंतु जब हम कोई वाक्य गढ़ते हैं, जब कोई हम प्रतिज्ञप्ति तैयार करते हैं, जब कोई हम प्रपोजिशन तैयार करते हैं इस विषय में, वह गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। उसके लिए उसका जो शब्दों का जो विन्यास है वह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह एक सजेशन मात्र होता है, वहाँ पे हम एक प्रपोजिशन दे रहे हैं कि इस प्रकार से संसार जो है या इस प्रकार से संसार हमें दिखाई पड़ता है। किंतु वास्तविकता वैसी है या नहीं, यह एक अलग प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो भाषा को अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कि बर्ट्रैंड रसल ने देखा, जैसा कि अर्ली विटगेनस्टाइन ने जिस प्रकार से देखा, और जिसमें कि हम हर्बर्ट पॉल ग्राइस का भी नाम सम्मिलित कर सकते हैं। इन सभी दार्शनिकों के अनुसार जो भाषा जो है वो मेनली जो है उसमें हम जो कुछ एक कथ्य तैयार करते हैं, और जो भाषा जो है वह यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल और ग्राइस का थोड़ा अलग में थोड़ा मतभेद है। तो रसल और विटगेनस्टाइन के अनुसार भाषा बेसिकली इज अ मिरर ऑफ द वर्ल्ड। भाषा जो है वह संसार का चित्रांकन करती है, संसार को प्रतिबिंबित करती है। तो संसार का एक अपना स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ तथ्य हैं, उसकी अपनी कुछ इंटर रिलेशनशिप्स हैं, और भाषा में हम उनको प्रतिबिंबित करने की कोशिश करते हैं, हम उनका चित्रांकन करने की कोशिश करते हैं। भाषा में हम एक चित्र गढ़ते हैं। ये इस प्रकार का विचार लुडविग विटगेनस्टाइन ने अपनी पुस्तक ट्रैक्टेटस में दिया। उनके अनुसार हम शब्दों के माध्यम से जिस प्रकार का चित्र संसार में हमारे सामने वास्तविकता में प्रस्तुत हो रहा है, उसी प्रकार का चित्र हम भाषा में तैयार करने की, गढ़ने की कोशिश करते हैं। और भाषा का प्रमुख कार्य जो है वह यही है। और एक भाषा दार्शनिक के रूप में हमारा कार्य ये है कि हम इस ऐसी परिस्थितियों के विषय में सोचें तथा अध्ययन करें जिससे कि इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को हम किस प्रकार से दूर कर पाएं। क्योंकि भाषा में हम बहुत कुछ ऐसा भी कह पाते हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होता है, और उसमें कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करना संभव हो पाता है जो कि बरगलाने वाले हो सकते हैं, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य से एक भाषा दार्शनिक का कार्य होना चाहिए कि ऐसे कुछ क्राइटेरिया को हमारे सम्मुख रखें जिसके माध्यम से हमें यह जानना संभव हो पाए कि कौन से वाक्य ऐसे हैं जो सही मायनों में अर्थपूर्ण हैं। अर्थपूर्ण इस मायने में कि वे तथ्य से मेल खाते हैं, वे संसार के विषय में वही विचार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जैसा कि संसार में विद्यमान है। तो यहाँ पर जो भाषा का जो के विषय में जो विचार किया जा रहा है उसका परिप्रेक्ष्य एक बहुत अलग है। किंतु ये जो एक प्रमुख रूप से जो हमें यहाँ पर देखना है वह यह है कि यहाँ पर भाषा का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत जो अर्थ हैं उनका जो अध्ययन है हम यह मान के करते हैं, उसके पीछे एक पूर्व धारणा छुपी होती है, उसके पीछे एक प्रिजम्पशन, एक पूर्व मान्यता छिपी रहती है कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वह एक ऐसी विषय वस्तु है जो संसार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा हम जो संसार की जो तथ्य है
उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनके विषय में बात करने की कोशिश करते हैं और दूसरों तक जो संसार के विषय में जो हमारे पास जो तथ्य होते हैं उनको संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं। किंतु वहीं दूसरी ओर जो इंटरनलिज्म में जो डिबेट है, एक प्रमुख जिसके अंतर्गत एक प्रमुख जो दार्शनिक हैं वे हैं हर्बर्ट पॉल ग्राइस। उनका ये मानना है कि जो भाषा है वह मुख्य रूप से एक अलग प्रकार की गतिविधि है जिसके अंतर्गत हमारे मनस में जो कुछ भाव उठते हैं, कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, हम उन भावों को, उन विचारों को अन्य श्रोता तक, अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वे भाषा को एक बिल्कुल दूसरी साइड से देखते हैं। वे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रैग्मेटिक है, वे ये जानना चाहते हैं कि जब हम भाषा के जरिए कुछ कहते हैं तो उसके अंदर जो अर्थों को समझ पाना, किन परिस्थितियों के अंतर्गत, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से वह हमारे लिए संभव हो पाता है। यदि हम इस ओर गौर करें तो यदि हम भाषा को केवल एक ट्रुथ स्टेटिंग एक्टिविटी के रूप में देखें, एक ऐसी एक्टिविटी के रूप में देखें जिसमें कि हम केवल ये जानना चाहते हैं कि संसार के विषय में सत्य क्या है, तो हम पाएंगे कि यह एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है भाषा का। हम जो भाषा को जब हम एक्चुअली कार्य करते हुए देखते हैं तब हम पाते हैं कि भाषा में जो कार्य संभव में जो कम्युनिकेशन हो पाता है वह इसके कई उसका जो विस्तार है वह इससे कहीं अधिक है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आकर के मुझसे पूछे कि आप आज हमारे घर डिनर के लिए आइए, और मैं कहूँ कि या अगर कोई मेरे पास आए और कहे कि चलिए लंच पर चलते हैं या चलिए डिनर पर चलते हैं, चलिए फिल्म देखने चलते हैं, और मैं कहूँ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जो ट्रुथ कंडीशन है इस वाक्य की कि मैं थका हुआ हूँ, उसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत अलग है। उसमें ये देखा जाना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में थका हुआ हूँ या मैं केवल ये बहाना कर रहा हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति के साथ जाना चाह ही नहीं रहा, या तो ये जो उसका एक तथ्यात्मक रूप है वह बहुत अलग है। किंतु यदि हम इसको एक प्रैग्मेटिक तौर पर देखें, एक प्रैग्मेटिक एक्टिविटी के तौर पर देखें जिसमें हम अपने अर्थ को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अन्य व्यक्ति जो है वह तुरंत समझ जाता है कि मैं केवल यही नहीं कह रहा कि मैं एक तथ्य को ही उस तक नहीं पहुंचा रहा कि मैं थका हुआ हूं, बल्कि मेरा कहने का एक्चुअली तात्पर्य, जो इम्प्लीकेशन है, जो तात्पर्य है वह यह है कि नहीं, मैं आपके साथ फिल्म देखने नहीं जा सकता, या मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, हम अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया को केवल ट्रुथ निर्धारण के रूप में ही देखें, यदि हम भाषा को केवल एक ट्रुथ स्टेटिंग एक्टिविटी के रूप में देखें, तो हम पाएंगे कि भाषा में जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप संभव हो पाता है, उसका विस्तार इससे कहीं अधिक है। तो इस प्रकार हर्बर्ट पॉल ग्राइस, एचपी ग्राइस जो हैं, वे कहते हैं कि भाषा का जो प्रमुख कार्य है वह यह है कि मेरे अंदर जो किसी प्रकार का विचार या इंटेंशन प्रस्तुत होती है वह किस प्रकार से, किन कंडीशंस के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। हम इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाषा को अध्ययन करने के दो प्रकार हो सकते हैं। उसी के अंतर्गत हमने जाना कि यदि हम भाषा को केवल एक ट्रूथ स्टेटिंग एक्टिविटी के रूप में देखें तो भाषा का जो क्षेत्र है वह बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत ही एक सीमित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ग्राइस इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाषा जो है मेनली एक कम्युनिकेटिंग एक्टिविटी है, एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी। जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं वह कोऑपरेटिव एक्टिविटी है। एक ऐसी एक्टिविटी है जिस प्रकार से हम यदि एक कलेक्टिव एफर्ट जब हम करते हैं, मान लीजिए हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि विभिन्न जो लोग हैं वो इकट्ठे एक गोल की ओर अपनी एक्टिविटीज़ को निर्देशित कर रहे हैं। तो ग्राइस के अनुसार भाषा जो है, भाषाई वार्तालाप जो होते हैं वे कुछ ऐसी ही एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर कि हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते हैं। जो वक्ता है तथा जो श्रोता है, वो दोनों या कोई भी जो दो व्यक्ति हैं जो इन टर्न श्रोता और वक्ता बनते रहते हैं, उनके बीच जो एक वार्तालाप होता है वह इसी प्रकार की एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ पर कि अपनी बात को, अपने कथित को दूसरे तक पहुँचाना जो है मेन गोल होता है। तथा उस गोल को संभव कर पाने के लिए हम विभिन्न जो प्रयास करते हैं, प्रयास का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम मान करके चलते हैं कि हम कुछ रूल फॉलो करते हैं, कुछ हम मैक्सिम्स फॉलो करते हैं जिनके कारण कि ये सब संभव हो पाता है। और वो अधिकांश समय हम बिना जाने ही वे सब उन सब जो विषय वस्तु हैं उनका हम ध्यान रखते हैं। तो सर्वप्रथम ग्राइस जो है वो ये कहते हैं कि जो भाषा है उसका मेन काम होता है मेरी इंटेंशंस को, मेरा जो कथ्य है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको दूसरे तक पहुँचाए। दूसरा ये है, दूसरा उसका जो कार्य सिद्ध उसके द्वारा हम करते हैं वह ये है कि दूसरा व्यक्ति समझ जाए कि जो मैंने जो कहना चाहा वह समझ जाए उस कथ्य को। तथा तीसरी कंडीशन ये है कि वह इस बात को भी समझ जाए कि यह अर्थ मैंने चाहा था कि वह समझे। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस आ जाती हैं हमें। एक कि वक्ता के पास एक ऐसा कुछ इंटेंशन है, एक कुछ ऐसा कहने की आकांक्षा है जिसको वो दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा जो श्रोता है, जो रीडर है, चाहे पाठक है चाहे श्रोता है, वह उस बात को समझ जाए जिस आकांक्षा से, जिस इंटेंशन से वह बात उस तक पहुंचाई गई है। तथा तीसरा यह है कि वह यह समझ जाए कि वक्ता ने इस इंटेंशन के साथ ये मुझे कहना चाहा था। जब ये तीनों कंडीशंस जब फुलफिल हो जाती हैं तब उनके अनुसार जो भाषा है वह अपना कार्य पूर्ण कर लेती है। तथा इन तीनों विषय वस्तुओं के लिए उनके अनुसार ये इंटरनली फुलफिल हो जाती हैं। भाषा का जो एक आंतरिक दायरा है उसके अंतर्गत ही जो मीनिंग का जो अर्थ है उसके संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तथा हमें उसी दायरे में रखते हुए ही उसका अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट जो इस विषय में ग्राइस कहते हैं वह ये है कि इस एक्टिविटी के दौरान जो कुछ परिस्थितियां, जो एक्टिविटी होती है ये तभी संभव हो पाती है जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कुछ रूल्स जो हैं हम फॉलो करें। इस श्रेणी में वे दो प्रकार के रूल्स की बात करते हैं। एक जो है जैसे कन्वेंशनल रूल्स, जैसे कि
जैसे कि विभिन्न प्रकार के कन्वेंशंस हो सकते हैं, खाने के अपने अलग प्रकार के कन्वेंशंस होते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अमुक प्रकार की वस्तुएं पहले खाई जाती हैं, फिर उसके बाद दूसरी कुछ वस्तुएं तथा फिर कुछ तीसरी वस्तुएं। कुछ अन्य कल्चर्स में कुछ अलग प्रकार के, या अगर हम रोड फॉलोइंग रोड्स की बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर राइट हैंड साइड पर चलना सही माना जाता है। वहीं यूरोप के जो अधिकतर देश हैं, इंडिया भी इंक्लूडेड है, उसमें लेफ्ट साइड पर चलना सही माना जाता है। तो ये कन्वेंशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, किंतु इनके पीछे जो एक रैशनल होता है, उसके पीछे जो एक कारण होता है, तो एक एक प्रकार के कन्वेंशनल रूल्स जिनके विषय में हम ये नहीं पूछते कि ऐसा 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 क्यों है, ये कन्वेंशन से ऐसा हम करते हैं। किंतु ये रैशनल रूल्स जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जिनके पीछे एक प्रॉपर कारण होता है। जैसे कि ये जो कुछ देशों में राइट हैंड साइड पर ड्राइव करना, कुछ देशों में लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव करना, ये कन्वेंशंस है, लेकिन ये एक प्रकार के रैशनल रूल्स नहीं है, क्योंकि इनके पीछे रैशनल ये है कि हम एक दूसरे से जो व्हीकल्स हैं, जो यातायात के साधन हैं, वे एक दूसरे के संपर्क में ना आए जहाँ तक हो सके, और जो विभिन्न प्रकार के जो दूसरे जो इंसिडेंट्स हैं उनका बचाव किया जा सके। तो इस प्रकार से ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी भी है, लेकिन इसका एक कन्वेंशनल पार्ट है कि कुछ देशों में वो सीधे हाथ पर चलाना सही समझा जाता है, कुछ देशों में उल्टे हाथ पर चलाना ठीक समझा जाता है। किंतु जो रैशनल रूल्स होते हैं वो उनको हम इस नज़रिए से देखते हैं कि उनके पीछे कारण क्या है, और हम किन कारणों के चलते हम उन रूल्स का फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार जो रैशनल रूल्स होते हैं वो हम एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी के अंतर्गत, एक सहायक गतिविधि के अंतर्गत हम इनको करते हैं। तो इसी प्रकार से ग्राइस जो है भाषाई वार्तालापों को, भाषाई गतिविधियों को एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, जहाँ पर हम अर्थों का आदान प्रदान करते हैं तथा उसके अंदर कुछ कन्वेंशंस भी फॉलो किए जाते हैं। किंतु उसके पीछे जो रैशनल होता है, उसके पीछे जो एक मेन रीज़न होता है, वह यह है कि हम दूसरे को समझ पाएं। उसका जो पूरा एक गोल ओरिएंटेशन होता है, उसके पीछे जो पूरा एक कारण जो होता है, गोल होता है, वह यह है कि हम एक दूसरे को समझ पाएं, और उसी के अंतर्गत ही हमारे सारे जो कथ्य हैं इसी प्रक्रिया के अंतर्गत देखे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि एक ही वाक्य, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं थका हुआ हूँ, जब मुझसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या आप एक फिल्म देखने चलेंगे, और मैं कहूँ कि नहीं, मैं केवल इतना कहूँ कि मैं थका हुआ हूँ, तो अगर हम ट्रुथ कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग प्रकार का अर्थ उत्पन्न होता है, जो कि प्रेजेंट वार्तालाप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके परिप्रेक्ष्य से असंबद्ध है, उससे असंबंधित है। उससे अगर मैं केवल यह सिद्ध करूं कि मैं थका हुआ हूं, उससे अधिक कुछ नहीं, तो जो दूसरा जो श्रोता है उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया है वह यह है कि क्या मैं उसके साथ फिल्म देखने जाऊंगा या नहीं। इसका जो सही जवाब होना चाहिए वह होना चाहिए हाँ या ना। किंतु जब मैंने ये कहा कि मैं थका हुआ हूं, तो वह व्यक्ति क्योंकि वह उस कोऑपरेटिव एक्टिविटी का जो कि भाषा के अंतर्गत इस समय हम कर रहे हैं, उसका वह हिस्सा है, और उसी के अंतर्गत ही अर्थों के आदान प्रदान की ओर वह देख रहा है, तो वह व्यक्ति उस परिप्रेक्ष्य में तुरंत ही समझ जाता है कि मेरे कहने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि मेरी जो एक स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी जो है वह इस प्रकार की है कि मैं थका हुआ हूँ, बल्कि वास्तव में इस वार्तालाप के अंतर्गत मेरा कहने का जो तात्पर्य है
वह यह है कि मैं उस व्यक्ति के साथ फिल्म देखने में जाने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो भाषा जो है उसको इस प्रकार की एक सहायक एक्टिविटी के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ पर कुछ एक अलग प्रकार की रैशनल रूल्स के अंतर्गत हमें जो भाषा में जो अर्थों का आदान प्रदान है उसके अंतर्गत ही उसका अध्ययन करना चाहिए, ऐसा ग्राइस का ग्राइस का मानना है। इसके अंतर्गत जैसे कि हम पहले भी संक्षिप्त रूप में बात कर चुके हैं, उनके अनुसार जिसको हम कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर कहते हैं, उनके अनुसार ये जो अर्थ की आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से इम्प्लीकेशन द्वारा संभव होती है, अर्थात शब्दों में केवल हम जो उसके लिटरल मीनिंग होता है, जो उसका वास्तविक अर्थ होता है, अगर हम अपने आप को उसी तक ही सीमित रखें तो भाषा में जो एक अर्थों का आदान प्रदान होता है उसका दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। तो इस विषय में ग्राइस कहते हैं कि जो भाषा जो है वह सुचारू रूप से जो काम कर पाती है वह मुख्य रूप से अपनी इम्प्लीकेटिव रोल, उसके अंदर जो इम्प्लीकेचर्स होते हैं उनके द्वारा वह मुख्य रूप से अर्थों का आदान प्रदान कर पाती है। यदि केवल हम लिटरल मीनिंग्स को देखें, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा, तो भाषा का दायरा बहुत ही सीमित हो जाता है। बहुत कुछ जो हम बड़ी सरलता से एक दूसरे से कह पाते हैं तथा समझ जाते हैं, उन सब को, इस पूरी प्रक्रिया को एक वृहद रूप में देखना हम लोगों के लिए संभव ही नहीं हो पाएगा। यदि हम उसको प्योरली लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो अधिकांश वार्तालाप है वे बहुत ही हास्यास्पद लगेंगे, क्योंकि यदि कोई यदि हम इसको जैसे कि अभी हमने इस उदाहरण में देखा, तो अगर हम उसको केवल लिटरली लेंगे तो हम प्रश्न तथा उत्तर के बीच का जो संबंध है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तथा वार्तालाप जो है बिल्कुल हास्यास्पद दिखाई पड़ने लगेगा। किंतु क्योंकि हम वास्तविकता में वार्तालाप में अपना जो फोकस है केवल भाषा के जो लिटरल एस्पेक्ट है उसकी ओर नहीं रखते, बल्कि हम हमेशा अपना फोकस जो है इम्प्लाइड मीनिंग की ओर देखते हैं। हम हमेशा उसको एक कोऑपरेटिव रूप में देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने इस वाक्य द्वारा किस प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि मैं पहले से ही पूर्व धारणा मान करके चलता हूं कि वह व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा है, और उस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही मैं उसके कथ्य को लेता हूं तथा उस परिप्रेक्ष्य में उस कॉन्टेक्स्ट को मैं जैसे ही उजागर करता हूं तो उस वाक्य का अर्थ मेरे सामने उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे आइडिया को, इस पूरी अवधारणा को वो नाम देते हैं इम्प्लिकेचर, कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर। तो इसके अंतर्गत वे कहते हैं कि भाषा में हमें कुछ 4 अवयव होते हैं जो यदि फुलफिल हो, 4 मैक्सिम्स होते हैं जो यदि फुलफिल हो तो हमारे लिए भाषा में जो भी कुछ कहा गया है, किसी वार्तालाप में जो कुछ कहा जा रहा है उसका अर्थ समझना हमारे लिए संभव हो पाता है। इनकी संक्षिप्तता में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, किंतु यदि हम विस्तार में कहें तो उसमें सर्वप्रथम आता है क्वालिटी के अंतर्गत हम जो भी जिस विषय में भी कह रहे हैं उसके अंदर ट्रुथ एंड एविडेंस, वह जो विषय वस्तु है उसको हम सही रूप में पहुंचाएं, सत्य के साथ पहुंचाएं। मैं दूसरे को सत्य बोलूं, असत्य नहीं बोलूं। दूसरा है एविडेंस, ट्रुथ एंड एविडेंस। मेरे पास जो भी मैं कह रहा हूं उसकी एक एविडेंस होनी चाहिए, मेरे पास एक कारण होना चाहिए, एक ठोस कारण मौजूद होना चाहिए जिसके कारण मैं वह कह रहा हूं जो कि मैं कह रहा हूं। तो क्वालिटी के अंतर्गत ट्रुथ, जो भी कहा जा रहा है उसका सत्य, तथा एविडेंस, प्रूफ, जो भी मैं कह रहा हूं उसके लिए मेरे पास कोई आधार होना चाहिए।
दूसरा इसके अंतर्गत आता है क्वांटिटी। जो भी मैं कह रहा हूँ उसको मैं बहुत अधिक शब्दों में ना कहूँ, जितना शब्द रिक्वायरमेंट है उतना ही कहूँ। जैसे हमने अभी अभी उदाहरण में देखा, यदि कोई मुझसे कहे कि क्या आप डिनर के लिए चलेंगे, तो मैं कहूँ कि मैं थका हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैंने सबसे से कम शब्दों में ये बात कहला दी, ये बात दूसरे तक पहुँचा दी कि मैं ऐसा करने में असंभव हूँ तथा इसका यह कारण है। दोनों ही बातों को मैंने बड़ी संक्षिप्तता के साथ पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर मैं यह भी कह सकता था कि क्योंकि जो मेरे शरीर के जो विभिन्न कोशिकाएं हैं वे जो है अभी ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि उनको किसी प्रकार का एक आराम चाहिए, उनको वो किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहती हैं वगैरह वगैरह। इसको अगर मैं इतने लंबे रूप में समझाने लग जाऊं तो उसके अंदर आधा जो कथ्य है वह डायरेक्टली कोई उससे संबंधित नहीं है, जो प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित नहीं है। वहीं तीसरी जो कंडीशन है वह इससे जुड़ी हुई है, वह कंडीशन है रेलेवेंस। जो भी मैं कहूँ वह प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में किसी न किसी रूप से उसकी संबद्धता होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आप लंच के लिए चलेंगे और मैं कहूँ कि आसमान नीला है, तो यहाँ पर हालांकि ये जो मेरा उत्तर है वो ना केवल सीधे सीधे रूप में बाह्य रूप से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है इस प्रश्न से, बल्कि वास्तविकता में भी वह दूर दूर तक ये जो वाक्य है उसका उस प्रश्न से कोई संबद्धता नजर नहीं आती। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि मैं थका हुआ हूँ, तो किसी एक संदर्भ में मेरा यह कहना कि मैं थका हुआ हूं इस प्रश्न से कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से संबंधित है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। वहीं यदि मैं यह कहूं कि आसमान नीला है, तो जो प्रश्न करता है वह चाहे अपने दिमाग को कितना भी दौड़ा ले, वह चाहे कितना भी कोशिश करे कि मैं इस वार्तालाप में उसका सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु यह जान पाना उसके लिए संभव नहीं होगा कि यदि आकाश नीला है तो उसका लंच करने से क्या संबंध है। तो इस प्रकार से एक रेलेवेंस, जो भी हम कहें, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वह संबंधित होना चाहिए वार्तालाप के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। तीसरा इसके अंदर जो कंडीशन आती है वह है मैनरिज्म, मैनर। जो भी मैं कहूँ वह इस रूप में कहा जाना चाहिए कि उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना हो, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से उसको ना कहा जाए कि उसके इतने सारे अर्थ निकलें कि अर्थ निर्धारण ही असंभव हो जाए। अर्थात मुझे जो अपना उत्तर देना है उसको एक एम्बिग्युअस रूप में नहीं देना है। अर्थात जैसे कि यदि कोई कहे कि कोई मुझसे प्रश्न करे कि क्या आप लंच के लिए आना चाहते हैं, और मैं कहूँ मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, किंतु थोड़ा सा मैं उसके थोड़ा सा नहीं भी थका हुआ, मैं थोड़ा सा भूखा हूँ, थोड़ा सा नहीं भी भूखा, और कुछ बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं जो मैं उसको बता दूं कि एम्बिग्यूटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि उस व्यक्ति के लिए एक उत्तर को समझना, उसके अंदर इतने प्रकार के अर्थ निकलने लग जाएं, उसमें इतनी एम्बिग्यूटी जो है बढ़ जाए कि उसके लिए अर्थ निर्धारण करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि ये 4 मैक्सिम्स, ये 4 अलग अलग प्रकार के मैक्सिम्स यदि फुलफिल होते हैं भाषा में, तो ग्राइस के अनुसार जो वार्तालाप है वह संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से वे एक भाषा को एक आंतरिक रूप में, एक इंटरनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य दार्शनिक, जिनमें कि हिलेरी पटनम का नाम प्रमुखता से आता है, उनके द्वारा एक थियरी जो प्रस्तुत की जाती है जिसको
जिसको कहते हैं सिमेंटिक एक्सटर्नलिज्म, उनके अनुसार जो भाषा है वह प्रमुख रूप से जो भाषा द्वारा जो हम संभव करते हैं वह है अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया। भाषा जो है उसका जो एक प्रमुख कार्य है वह है अर्थ निर्धारण। जब मैं कोई भी शब्द का अगर यदि उच्चारण करूं तो यदि मैं उसको बिल्कुल संसार से असंबद्ध रूप में देखूं तो उसका अर्थ जो है किसी भी प्रकार से संभव हो ही नहीं पाएगा। तो उनके अनुसार जब भी कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वह केवल जो संसार में जो तथ्य हैं उनके माध्यम से ही हम उस शब्द को समझ पाते हैं, तथा दूसरी ओर से जो शब्द है वह जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अर्थ निर्धारण में प्रयुक्त होता है। जैसे कि यदि मैं कहूँ मेज, तो तुरंत ही संसार में जो कुछ विभिन्न वस्तुएं हैं, कुछ विभिन्न सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तुरंत ही मैं समझ जाऊंगा कि इस शब्द के अंतर्गत ये जो रेंज है ऑब्जेक्ट्स की, ये इस शब्द के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हिलेरी पटनम का, वो उनके अनुसार भाषा द्वारा हम मेनली बाहर के वर्ल्ड को इंगित करते हैं। इसके लिए बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से एक उदाहरण के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिनको वो ट्विन अर्थ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत यदि हम सोचें कि दो अलग अलग अर्थ हैं, दो अलग अलग पृथ्वियां हैं जहां पर सेम वही व्यक्ति रह रहे हैं, तो उसमें यदि एक व्यक्ति लेकिन दोनों अर्थ में, दोनों पृथ्वियों पर बाकी सभी वस्तुएं समान हैं, केवल इस बात को छोड़ करके कि वहां पे जो एक अर्थ पर, एक पृथ्वी पर वाटर का अर्थ है H2O, तथा दूसरे पृथ्वी पर वाटर का अर्थ है, वहां पर जो लिक्विड जिसको कंज्यूम किया जाता है उसकी संरचना कुछ अलग है। तो यदि हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही जो व्यक्ति हैं विभिन्न पृथ्वियों पर, वे वाटर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे पानी शब्द का, जल शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे, किंतु जो ऑब्जेक्ट है जो इस शब्द द्वारा इंगित हो रहा है वह उन दोनों पृथ्वियों पर अलग अलग है। यानी कि हमारे इंटेंशन, यदि मीनिंग हमारी स्टेट ऑफ माइंड होता, यदि हमारे मनस में स्थित होता, जैसा कि अपरोक्ष रूप से ग्राइस का कहना है, यदि वह हमारे मनस की इंटेंशन तक ही सीमित होता तो यहाँ पर दोनों का ही जो स्टेट ऑफ माइंड है वह सेम है। इसी के अंतर्गत वे एक दूसरा उदाहरण जो है वह प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं कहूँ कि एल्म ट्री बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है तथा बीच ट्री बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि वह सुंदरता पर आधारित है, तो सही मायनों में मैं दोनों ही ट्रीज की जो संरचना है, जो कि दोनों ही डेसिडुअस त्रिकोणीय प्रकार के ट्रीज होते हैं, तो वहां पे केवल उतना ही है। तो मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वह दोनों ही वाक्यों में स्टेट ऑफ माइंड एक ही है। किंतु यदि मैं एक इंग्लिश जानने वाला, इंग्लिश ठीक से जानता हूँ और इन दोनों ट्रीज को, तब मैं एल्म ट्री क्या होता है तथा बीच ट्री क्या होता है, उन दोनों के बीच में भेद भी भली भांति जानता हूँगा। तो यहाँ पर जो इंटेंशन जो है, जो स्टेट ऑफ माइंड एक प्रकार से जो है, जो मनस की जो स्थिति है कुछ बात को कहते हुए, वह हालांकि दोनों वाक्यों में एक जैसी ही है, किंतु दोनों वाक्यों में जो शब्द द्वारा जो अर्थ है, एल्म शब्द का जो अर्थ है तथा जो बीच शब्द का जो अर्थ है, वह दोनों अलग अलग प्रकार के वृक्षों की ओर इंगित करता है। तो इस प्रकार से ये एक्सटर्नलिज्म तथा इंटर्नलिज्म की जो डिबेट है वह भाषा दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस व्याख्यानों के अंतर्गत हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस प्रकार के जो थीम्स हम वेस्टर्न फिलॉसफी में पाते हैं, क्या उनकी संभावनाएं भारतीय दर्शन में भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हमें इंडियन फिलॉसफी की परंपराओं में भी मिलते हैं। जैसे कि यदि हम मीमांसकों की ओर देखें
तो मीमांसा दर्शन में यह मानना है कि जो शब्द हैं, खासतौर पर जो वैदिक शब्द हैं, वे हमें धर्म का ज्ञान कराने के लिए, अर्थात व्हाट इज माय ड्यूटी, मेरा धर्म क्या है, जैसे कि जो मीमांसा सूत्र का जो पहला ही जो 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 कारिका है वह उसके अनुसार अथा तो धर्म जिज्ञासा, यह जो भी वार्ता की जा रही है वह धर्म की जिज्ञासा के कारण की जा रही है, अर्थात धर्म क्या है यह जानने के लिए की जा रही है। तो उनके अनुसार वैदिक वाक्य जो है वह धर्म क्या है, धर्म को किस प्रकार से, धर्म का ज्ञान कराया जाए पाठक को, इस जिज्ञासा के, इस इंटेंशन से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसके अंदर जो भावना है, वहां इंटेंशन शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है भावना। तो जो शब्द होते हैं वेद में, उनमें एक शाब्दिक भावना, एक शाब्दी भावना छिपी रहती है। और जब हम वेद वाक्य को पढ़ते हैं तो वह शाब्दी भावना जो है हमारे सामने प्रकट होती है, किंतु जब तक भी वह हमारे मनस का हिस्सा ना बन जाए और हमारे मनस को प्रेरित ना करे, तो वह केवल शब्दों में ही गुथी रह जाती है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार जो शाब्दी भावना जो कि वेदों में होती है, जब हम वेदों को पढ़ते हैं, वेद वाक्य को पढ़ते हैं, तब वह आर्थी भावना बन जाती है। और आर्थी भावना जो है वह हमें धर्म की ओर प्रेरित करती है, जिसके द्वारा फिर वह हमें यज्ञ की ओर प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि भाषा दर्शन में इंटरनलिज्म और एक्सटर्नलिज्म डिबेट, आंतरिकता तथा भाषा की जो बाह्यता के विषय में जो दो अलग अलग विचार जो है हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके विषय में हमने जाना। किस प्रकार से भारतीय दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रेलेवेंट है, इस विषय में हम अपनी अगली परिचर्चाओं में यह डिस्कशन जारी रखेंगे। धन्यवाद। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। मित्रों, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ज्ञानवान और परिचर्चाएं लेकर के आए। इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, हमें आगे दीजिए। धन्यवाद।